वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 लेकर। भैया आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सिस, यानी किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से उसकी एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। आज उसके बारे में हम क्या है डिटेल में जानकारी लेंगे और लास्ट में क्या है एक अच्छा सा सवाल भी उसके ऊपर हम करने वाले हैं। तो भैया क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी पेंसिल निकालेंगे और सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहेंगे, है ना। हाँ, तो हेडिंग क्या बनाएंगे भैया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ऐसा डालो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग लूप की वजह से हमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहां पर, उसकी एक्सिस पर। ठीक है, हाँ भैया नोट्स बनाते रहेंगे भाई साहब, है ना। ऐसे नहीं कि फोन हाथ में चल रहा है आप लेटे पड़े भाई साहब तो सोफे पे बैठे हैं ना, हाँ वो सीन नहीं करना है। नोट्स बनाते रहना है साथ ही साथ, जिससे कि आप देखो नोट्स बनाते हो ना तो अच्छे से चीजें समझ में आने लगती है ना। हाँ, और ऐसा भी नहीं है सब कुछ लिखते जा रहे हो, आपको जो मेन चीजें लगे उनको नोट कीजिए बस, है ना। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है, ये कोई एक लूप है, ये कोई लूप है भाई साहब, ये क्या है हमारे पास एक लूप है ना। और इस लूप की रेडियस क्या है, इस लूप की रेडियस है भैया ये ए, कितनी है ए, इसका सेंटर क्या है ओ, है ना। इस लूप की जो रेडियस है वो क्या है ए और इसका सेंटर क्या है ओ। अब ये जो लूप है भैया वो बाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, देखो ऐसे लूप कैसे रखा हुआ है, ऐसे जैसे आप शीशे में निहारते हो ना अपने आप को ऐसे। हाँ, शीशे में देखते हो भाई साहब सुबह उठ के कैसा लग रहा हूं, है ना, फिर बालों पे हाथ मारा ऐसे, हाँ फिर जाते भाई साहब घूमने, है ना। हाँ, तो ये क्या है हमारा ऐसे जो है वो लूप रखा हुआ है। हाँ, और इसमें आई करंट दौड़ रहा है भाई साहब कैसे, ऐसे। इसमें करंट जो है क्या हो गया इसको, इसमें करंट जो है वो कैसे दौड़ रहा है भाई साहब, ऐसे देखो यू करंट दौड़ रहा है भाई साहब। इसमें क्या है यू करंट दौड़ रहा है, देखो अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसमें करंट कैसे जा रहा है भाई साहब, ऐसे देखो। इसमें ये लूप है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, यू करंट जा रहा है ऐसे, देखो इमेजर कराता हूं बिल्कुल आपको, ये है हमारे पास, है ना। हाँ, तो कल हमने कैसे पढ़ा था, कल हमने इसको ऐसे रखा हुआ था और इसके सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। हाँ, लेकिन आज इस लूप को हमने कैसे रख दिया भाई साहब, ऐसे। आज इस लूप को हमने कैसे रख दिया, ऐसे। तो देखो इसमें करंट कैसे दौड़ रहा है, ऐसे यूं, आगे से ऐसे जा रहा है, पीछे देखो ये ऐसे निकल जा रहा है, ऐसे। तो ऊपर की जो साइड है यहाँ पर देखो क्या करंट कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ देखो। फिर यहाँ से क्या जा रहा है भैया, अंदर जा रहा है ना, यहाँ से अंदर जा रहा है। और देखो ऊपर से देखो कहाँ है करंट, बाहर आ रहा है। ऊपर से कहाँ आ रहा है करंट, बाहर आ रहा है। और देखो इससे यहाँ से क्या है अंदर की तरफ जा रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो ऊपर में करंट होगा, यहाँ पर जो ऊपर करंट होगा वो कैसा होगा भैया, डॉट करंट होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर करंट होगा वो क्या है, डॉट होगा। डॉट मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर करंट क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कैसा करंट है भैया, अंदर की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, सॉरी बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ से क्या है करंट, बाहर की तरफ आ रहा है ना। यहाँ से क्या है करंट, बाहर की तरफ आ रहा है। और मैं अगर इस पॉइंट पर देखूं, तो यहाँ पर करंट क्या है भैया, अंदर जा रहा है। यहाँ पर करंट क्या है, अंदर जा रहा है ना। देखो यहाँ से जो करंट है भाई साहब ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ से बाहर निकला और देखो यहाँ पर अंदर चला गया। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई। हाँ, अब ये लूप की क्या है, ये लूप की एक्सिस है भाई साहब, ये लूप की एक्सिस है। और इस एक्सिस पे कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर हमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से। इस करंट कैरिंग लूप की वजह से हमें क्या है, ये जो पॉइंट है जो कि इस लूप की एक्सिस पर लाई करता है, उस पर हमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बात यहाँ तक समझ आ रही है। हाँ, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बायो सावर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। और बायो सावर्ट लॉ लगाने के लिए हमें क्या भैया, इस लूप पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लो कि हम यहाँ पर कोई एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, है ना। हम यहाँ पर क्या है छोटा सा एलिमेंट ले ले, एक डीएल, जिसका नाम क्या है डीएल। अच्छा, जो डीएल होगा, जो यहाँ पर अगर मैं डीएल एलिमेंट लूंगा तो वो भी किधर होगा भैया, जो यहाँ पर जो डीएल एलिमेंट होगा, जो यहाँ पर डीएल एलिमेंट होगा वो भी किधर होगा भैया, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि जो डीएल होता है वो किधर होता है, करंट की डायरेक्शन होता है, करंट की डायरेक्शन होता है। हाँ, अगर मैं इससे यहाँ पर आर वेक्टर बनाना चाहूं, जो कि इस डीएल को और पी पॉइंट को क्या करेगा भैया, जोड़ेगा, तो कैसे बनेगा, ऐसे, है ना। वो कैसे बनेगा, ऐसे आर वेक्टर। अच्छा, और ये ओ से इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं x, है ना। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x, समझ रहे हो।
अब यहां पर ये जो आर वेक्टर क्या है, डीएल और पी पॉइंट को जोड़ने वाला एक वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर आर वेक्टर बना दिया हमने। हाँ, अगर मान लो कि मैं नीचे यहाँ पर एक डीएल एलिमेंट काटूं, नीचे में डीएल एलिमेंट काटूं, तो वो भी किधर होगा भैया, बाहर की तरफ होगा, है ना। नीचे अगर मैं डीएल एलिमेंट काटूं तो वो भी किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर करंट की डायरेक्शन होती है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूं, है ना, अगर मैं यहाँ पर आर वेक्टर बनाना चाहूं तो देखो वो कैसे बनेगा, ऐसे। वो कैसे बनेगा, ऐसे। बात यहां तक समझ रहे हो, है ना, बात यहां तक समझ रहे हो। अब देखो इस डीएल की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इस वाले डीएल की वजह से भी इस पॉइंट पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी भैया। अच्छा, अब यहां पर किस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, किस डायरेक्शन में होगी। अच्छा देखो, ये रहा हमारा डीएल, डीएल कहां है, बाहर की तरफ, और ये रहा आर। तो डीएल और आर के बीच में आपको थीटा कितना दिखाई दे रहा है भाई साहब, 90 डिग्री का। कितना एंगल दिखाई दे रहा है भैया, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। मतलब डीएल और आर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ, तो देखो डीएल कितना है, इधर बाहर की तरफ। तो डीएल की डायरेक्शन में क्या करेंगे भैया, सबसे पहले अपनी फिंगर्स को रखेंगे, डीएल कितना है, बाहर की तरफ, है ना। देखो अभी एकदम फील दिलाते बिल्कुल आपको, डीएल कितना है, ये रहा बाहर। तो डीएल की डायरेक्शन में क्या रखो, फिंगर्स को रखो। डीएल की डायरेक्शन में क्या रख लिया, फिंगर, और आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो। देखो आर की तरफ क्या है, आर जिधर जा रहा है भैया, आर किधर जा रहा है हमारा, इधर। आर की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो आर की डायरेक्शन में फिंगर्स को हम क्या कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, ऊपर। देखो डीएल की डायरेक्शन में फिंगर को रख लिया। अब आर की डायरेक्शन में इनको घुमाओ, आर की डायरेक्शन में घुमाओ, आर किधर है, ये रहा। तो हमारा थंब किधर जा रहा है, इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा भैया, इधर होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। हाँ, अब जैसे मानो कि ये मैग्नेटिक ये जो डीएल है वो किधर है, अंदर। तो फिंगर्स को कैसे रखेंगे भैया, अंदर की तरफ रखेंगे। देखो ऐसे अंदर की तरफ रख लिया। कर्ल किधर करेंगे, जिधर हमारा आर वेक्टर है। कर्ल किधर करेंगे, जिधर हमारा आर वेक्टर है। हाँ, तो थंब किधर जा रहा है भाई साहब, देखो थंब किधर जा रहा है, यूं। थंब किधर जा रहा है, ऐसे। थंब किधर जा रहा है भाई साहब, समझ गए। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो कितनी आ रही है, डीबी। डीबी मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, फाइव, और यहाँ पर भी एंगल कितना भैया, फाइव। क्योंकि दोनों क्या है, दोनों की डिस्टेंस, यहां से अगर मैं आर वेक्टर लूं तो दोनों क्या होंगे भैया, सेम। ये आर वेक्टर और ये आर वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि दोनों वो हमने कहा है लूप के एंड पॉइंट से लिया है। ये जो डीएल है वो हमने कहां पर काटे, दोनों एंड पॉइंट से काटे। तो यहाँ पर एंगल भी क्या होंगे, फाइव फाइव एंगल होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा भैया, अब देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो डीबी आएगी, डीबी वो क्या होगी, डीबी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, है ना। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी भैया डीवी, ये आर वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 5, है ना। हाँ, ये रही हमारी एक्सिस, ये क्या है हमारी एक्सिस है। अच्छा, तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, इसको बोल रहा हूँ 5 इसको बोल रहा हूँ 5 ये 90 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा भैया, 90 माइनस के 5, 90 माइनस के 5। हाँ, और देखो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 5 ये भी कितना होगा, 90 माइनस के 5, 90 माइनस के 5 कितना होगा भैया, 90 माइनस के 5, और ये भी 90 माइनस के 5। समझ गए क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 5, और ये पूरा कितने का, 180 का। ये कितने 180 का, तो ये कितना होगा, 90 माइनस के 5। समझ गए यहां तक, समझे या नहीं समझे, बिल्कुल समझे भैया। अब यहां पर अब देखो जो डीबी होगा, पहली बात तो डीबी लिखो, वो कितना होता था भैया, जो हमारा डीबी होता था वो होता था म्यू नॉट अपॉन की 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर। और यहाँ पर थीटा क्या होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, डीएल और आर के बीच का एंगल होता था। और यहाँ पर थीटा कितना है, दोनों के बीच का 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर जो डीबी आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आईडीएल ओवर आर स्क्वायर, आईडीएल अपॉन के आर स्क्वायर। ये क्या है, किसी एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर। ये क्या है, एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है भाई सब। अच्छा, अब देखो पिछले लेक्चर में हम क्या करते थे, अगर हमारे पास एक एलिमेंट की वजह से आ जाती थी और हमें सबकी वजह से निकालते तो क्या करते थे, इस डीबी का इंटीग्रेशन कर देते थे। भाई देखो, अब हमें अगर एक के बारे में एक की वजह से पता चल जाए, अगर हमें एक एलिमेंट की वजह से पता चल जाए, तो हम क्या करते थे, सभी की वजह से निकालनी होती तो इस डीबी का क्या करते थे, हम इंटीग्रेशन करते थे। इस डीबी का क्या करते थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या, इस डीबी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इस डीबी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों भैया, क्योंकि जब पिछली क्लास में आपने देखा था कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड आती थी, ये जो डीबी आती थी, उन सबकी डायरेक्शन क्या होती थी, सेम होती थी। उनकी सबकी डायरेक्शन क्या होती थी, सेम होती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो डीबी है, यहाँ पर ये जो डीबी है, इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है।
तो मैं इस डीवी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर मैं कहूं तो इस पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस डीवी का तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सभी जो डीवी आएंगी उसकी डायरेक्शन अलग आएगी, अलग आएगी। अगर जैसे मानो मैं यहाँ पर एलिमेंट काटूं तो वो ऐसे जाएगा, अगर मैं यहाँ पर काटूं तो वो ऐसे जाएगा। मतलब यहाँ पर जो डीवी है उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इस डीवी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो भैया वैसे में करना क्या होगा, हमें अब हमें यहाँ पर इस डीवी का कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। इस डीवी के क्या करने पड़ेंगे भैया? कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। अच्छा अब देखो, देखो बहुत ध्यान से देखना भाई साहब, है ना। अब देखो ये कितना है, 90 माइनस 5 है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा भैया? 5। ये भी कितना होगा? 5 होगा, है ना। अरे सिंपल से समझो ना, ये 5 है तो ये भी कितना होगा भैया? 5 होगा। ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 होगा। डायमेट्रिकली अपोजिट एंगल से, है ना। ये 5 है तो ये भी कितना होगा? डायमेट्रिकली अपोजिट एंगल से 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा, है ना। हाँ इस मार्कर को क्या हो गया यार आज? अच्छा चलो कोई नहीं, इसी से समझाते हैं ना। हाँ। यहां तक समझ में आया? तो अब यहां पर डीवी के दो डायरेक्शन होंगे। देखो इस वाली डीवी का एक कंपोनेंट होगा कौन सा? डीवी कॉस थीटा। डीवी कॉस थीटा कितना है? 5। तो यहां पर कितना होगा? डीवी कॉस 5। एक नीचे की तरफ होगा इसकी वजह से डीवी कॉस 5, डीवी कॉस 5। अच्छा और यहां पर जो होगा वो होगा डीवी साइन 5, डीवी साइन 5। और देखो इसकी वजह से भी एक और होगा डीवी साइन 5। हाँ तो देखो कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वजह से जो डीवी कॉस 5 वाले एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट काटूं तो उसकी वजह से डीवी कॉस 5 ऐसे होगा, अगर मैं यहाँ पर काटूं तो उसकी वजह से डीवी कॉस 5 ऐसे होगा, तो डीवी कॉस 5 कैंसिल। तो डीवी साइन 5 है, डीवी साइन 5 वाले कंपोनेंट क्या होंगे? ऐड होंगे। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है? डीवी साइन 5 का इंटीग्रेशन करने से आएगी। क्या आएगी? वो कैसे आएगी भैया? डीवी साइन 5 का इंटीग्रेशन करने से आएगी। किसका? डीवी साइन 5 का इंटीग्रेशन करने से आएगी। हाँ भैया, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन 5, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन 5। समझ गए? यहां तक समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है या नहीं आ रही भाई सब? बिल्कुल कमेंट में बताएंगे। चलो तो डीवी की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर इंटू साइन 5। अब देखो यहां पर साइन 5 की वैल्यू कितनी होगी भैया? साइन 5 की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये हमारे पास 5 एंगल, और अगर मैं इस एंगल इस वाले ट्रायंगल में बात करूं, है ना, इस वाले ट्रायंगल में बात करूं तो साइन 5 क्या है? ये परपेंडिकुलर होगा ए, और आर क्या है? आर क्या होगा भैया? यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो जो साइन 5 होगा वो कितना होगा? ए अपॉन के आर। कितना होगा? ए अपॉन के आर। और इसका क्या करना है भैया? हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है भैया? इंटीग्रेशन करना है। समझ रहे हो? हाँ तो बी जो आएगा वो कितना आएगा? अब देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? कांस्टेंट है। आई बी कांस्टेंट है। ए क्या है? रेडियस, वो भी कांस्टेंट है। और देखो ये जो डिस्टेंस है आर क्यू, ये हर डी एलिमेंट की वजह से क्या होगी? सेम होगी भैया साहब। हाँ तो ये क्या ले लो? इसकी रही आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा? आर क्यू। इंटीग्रेशन जो यहाँ पर होगा वो किसका होगा? डीएल का। इंटीग्रेशन जो यहाँ पर होगा वो किसका होगा भैया? डीएल का। किसका इंटीग्रेशन होगा? डीएल का। अच्छा अभी डीएल क्या है? डीएल इज द लेंथ ऑफ लूप। डीएल क्या होगा भैया? यहाँ पर लूप की लेंथ होगी, और लूप की लेंथ क्या होगी? 2 पाई इंटू ए। ए क्या है यहाँ पर? रेडियस। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट आई ए अपॉन के 4 पाई आर क्यू इंटू 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए। अब देखो इस 2 पाई से 4 पाई कितनी बार कटा? 2 आर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 आर क्यू। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 आर क्यू। कितना है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू 2 आर क्यू। इसको नोट कीजिए भैया, नोट कीजिए, नोट कीजिए। अच्छा अब देखो, अब यहां पर जो आर वेक्टर है, अब यहां पर जो हमारा आर वेक्टर है वो क्या होगा भैया? देखो आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये था मेरा आर वेक्टर। हाँ तो इस आर वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? ये है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को कैसे लिख सकता हूं मैं भैया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना भाई। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस आर क्यू की जगह पर, मतलब इस आर की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो भैया इसको रफ कर दूं मैं तब तक। चलो इसको क्या करता हूं मैं? रफ करता हूं, है ना। अब देखो, अब यहां पर क्या है भैया? इसको आगे सॉल्व करते हैं ना। हाँ अब यहां पर जो हमारा आर आएगा, यहां पर जो हमारा आर आ रहा है वो कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा भैया? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2
आर कितना है भैया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं कितना लिख सकता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कितना लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। हाँ, और इसका क्या है भैया हमारे पास होल क्यू, इसका क्या है हमारे पास होल क्यू। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी, किसकी वजह से, किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से, उसकी एक्सिस पर। तो ये क्या है भैया आपके पास पूरा डेरिवेशन है ना, ये क्या है पूरा डेरिवेशन है आपका। अगर मैं कहूं मेरे पास n लूप्स हैं, फॉर n लूप्स मेरे पास क्या है, अब ये मैंने किसके लिए निकाला था, सिंगल लूप के लिए। अगर मैं कह दूं मेरे पास n लूप्स हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो है हमारी n लूप्स के लिए आ जाएगी। हमारे पास क्या है, n लूप्स के लिए। देखो सिंगल लूप होगा तो कितना आएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मुझे n लूप्स है मेरे पास तो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कितना होगा, 3/2। यहां तक ये पूरी डेरिवेशन है भाई साहब, इसको नोट कीजिए। कर लिया, चलो कितनी आई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कितनी आई है भैया मैग्नेटिक फील्ड, चलो कितनी आई है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलेंगे 3 बार, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कितना आया है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई है, क्या यही मैग्नेटिक फील्ड निकली है, हाँ भैया। अब मैं कहूं कि मेरे पास जो x है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, किससे, a से, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए किससे, a से। तो यहां पर a स्क्वायर को हम क्या है, नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे, a स्क्वायर को क्या है, नेग्लिजिबल मान लेंगे। मतलब यहां पर जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, एक्स स्क्वायर के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, a स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के। तो b जो आएगा वो कितना आएगा भैया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब b जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2x क्यूब, कितना आएगा, 2x क्यूब। यानी ये किसके लिए, फॉर लार्ज डिस्टेंस, यानी जो एक्सिस पर जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा दूर लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2x क्यूब। कितनी आएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2x क्यूब। समझ में आ गए, हाँ। और मेरे पास अगर पॉइंट जो है ज्यादा दूर नहीं है तो वहां पर क्या आएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन के 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसकी वजह से आएगी, करंट कैरिंग लूप की वजह से उसकी एक्सिस पर। समझ में आ गया, हाँ। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, एक्स क्यूब के। यहां तक सबको समझ में आया भाई साहब, सबको समझ में आया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करें एक बढ़िया सा, चलो नोट कीजिए इसको, कर लिया। चलो अब क्या है, इस पर एक सवाल कर लेते हैं ना, हाँ। तो भैया सवाल क्या है, जरा ध्यान से देखिए कि तेरा ध्यान किधर है और तेरा हीरो इधर है ना, तेरा ध्यान किधर है और सवाल इधर है भाई साहब। देखो सवाल क्या है कि हमारे पास 2 लूप्स है, और कैसे लूप है, को एक्सियल लूप्स। देखो एक हमारे पास लूप ये है भाई साहब, एक लूप ये रहा, एक लूप कहां है, ये रहा, और कोई दूसरा लूप है ये, कोई दूसरा लूप है ये। और ये दोनों लूप कैसे भैया, को एक्सियल लूप है। दोनों लूप कैसे हैं, को एक्सियल लूप है। कैसे भैया, को एक्सियल लूप है। को एक्सियल लूप क्या होते हैं, जिनकी एक्सिस क्या हो, सेम हो, जिन दोनों लूप की एक्सिस क्या हो, सेम हो। तो इन दोनों लूप की जो एक्सिस है वो क्या है भैया, सेम है ना, वो क्या है, सेम है। इसको बोल देते हैं हम L1 और इसमें बोल देते हैं हम L2। इसको क्या बोलते हैं, L2। यहां तक समझ आया, हाँ। अब इसमें इसकी जो रेडियस है भैया वो कितनी है हमारी, 3 सेंटीमीटर, हाँ। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वो कितनी है भैया, 4 सेंटीमीटर, हाँ। इसमें I1 करंट दौड़ रहा है, कितने एम्पीयर का है, I1 करंट जो है भैया 1 एम्पीयर का करंट दौड़ रहा है भैया। इसमें I1 जो है वो कितना है, 1 एम्पीयर है। अच्छा अब यहां पर क्या है, इन दोनों की एक्सिस पर, इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है P। तो हमें ये बोला है कि
इस लूप 2 में, इस लूप 2 की जो करंट दौड़ेगा इसमें, भाई देखो इसमें I1 करंट है, तो इस लूप में करंट कितना करंट दौड़ेगा I2 है ना। तो उस I2 की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, उस लूप की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो जिससे कि हमारे इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट in loop 2 so that net magnetic field at point P is 0। जो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो क्या हो जाए भैया, जीरो हो जाए। तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, I2 की, यानी इस लूप में जो करंट दौड़ेगा उसकी मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो आप देखो इसकी जो सेंटर से इस लूप 1 की जो डिस्टेंस है P पॉइंट से वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। मतलब लूप 1 के सेंटर से इस P पॉइंट की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इस लूप 2 के सेंटर से जो P पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है भैया, 3 सेंटीमीटर। अच्छा अब यहां पर देखो अगर मैं B1 निकालूं तो B1 कैसे आएगा, देखो भाई देखो कैसे आ रहा है, ये करंट कैसे है, करंट दौड़ा भैया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, B1 बाहर की तरफ, B1 कहां आएगी, बाहर की तरफ। हाँ। तो अगर मुझे यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है तो भैया ये B2 जो है वो B2 अंदर की तरफ आनी चाहिए। हाँ, और B2 अंदर कब आता था, जब करंट क्लॉकवाइज घूमता था। तो भैया इसमें करंट जो वो ऐसे घूमेगा I2। डायरेक्शन कैसे होगी भैया, इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन तो पता चलेगी हमें, क्लॉकवाइज है। अब मैग्नीट्यूड पता करना है, इस करंट का। अच्छा अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड कब जीरो होगी भैया, यहाँ पर जब B1 जो है वो B2 के इक्वल हो तभी क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। भाई देखो दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है। अब ये अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं तो ये क्या है भैया, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो देखो अब यहाँ पर किसी भी लूप के लिए अगर मैं यहाँ से B1 लिखना चाहूँ, तो B1 कितना होता है भैया, अभी पढ़ा है हमने, किसी भी लूप की वजह से उसकी एक्सिस पर कितना आता था, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, दोनों की एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो B1 कितना आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए क्या है रेडियस, और रेडियस कितना है भैया 3 सेंटीमीटर को क्या है मीटर में चेंज करो, 3/100 का होल स्क्वायर, हाँ अपॉन के 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए क्या है 3/100 का होल स्क्वायर, 3/100 का होल स्क्वायर, 3/100 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है भैया 4 सेंटीमीटर, मतलब 4/100 का होल स्क्वायर, 4/100 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितना है भैया 3/2, इसकी पावर कितना आएगा 3/2। अब मैं यहाँ से अगर B2 निकालूं तो B2 कितना आएगा, म्यू नॉट, या कितना है I1, तो म्यू नॉट I2 इस लूप की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी 4/100 का होल स्क्वायर अपॉन के 2 ए स्क्वायर, ए कितना है रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को क्या है मीटर में चेंज करो, हाँ प्लस 3/100 सेंटीमीटर। इस दूसरे लूप की सेंटर से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाँ, और इसका पावर कितना है 3/2, इसका पावर कितना है भैया 3/2, समझ रहे हो, हाँ भैया बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ से B1 को B2 के इक्वल करूं, अगर मैं यहाँ से B1 को B2 के इक्वल कर दूं, ठीक है, हाँ B1 को B2 के इक्वल करूंगा तो देखो होगा क्या यहाँ पर, म्यू नॉट I1 है ना 3/100 का होल स्क्वायर अपॉन कितना है भैया ये 3/100 का होल स्क्वायर प्लस 4/100 का होल स्क्वायर, इसकी पावर कितना है 3/2, और ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट I2 4/100 का होल स्क्वायर है ना 4/100 का होल स्क्वायर प्लस 3/100 का होल स्क्वायर, 3/100 का होल स्क्वायर, और उसकी पावर 3/2। अब देखो ये नीचे वाली टर्म जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगी भाई साहब, नीचे वाली टर्म क्या है कैंसिल हो जाएगी, म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कैंसिल होगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कैंसिल होगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कैंसिल होगा, तुम्हारे पास क्या आएगा I1 3/100 की पावर 2 है ना, और I2 कितना होगा, I2 इंटू 4/100 का होल स्क्वायर, 4/100 का होल स्क्वायर। बात यहां तक समझ रहे हो, अरे बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई, है ना, हाँ तो इसको नोट कीजिए भैया, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो हमारे पास कितना है भैया, अब हमारे पास क्या आया है, अब हमारे पास आया ही I1 जो है, I1 कितना होगा भैया ये, तो I1 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा भैया 9 अपॉन के 100 का स्क्वायर,
100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू I2 इंटू 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 16 अपॉन के 100 का होल स्क्वायर अपॉन के 100 का होल स्क्वायर 100 के होल स्क्वायर से 100 का होल स्क्वायर कैंसिल तो 9I1 इज इक्वल्स टू I2 16I2 तो I1 कितना है भैया हमारे पास 1 था I1 कितना था 1 था 9 इज इक्वल्स टू 16I2 हाँ तो I2 कितना आएगा भैया 9 अपॉन के 16 यानी I2 जो आएगा वो आएगा 3 अपॉन के 4 I2 कितना आएगा 3 अपॉन के 4 एम्पियर कितना आएगा 3 अपॉन के 4 एम्पियर बात यहां तक समझ में आ गई I2 कितना आएगा दूसरे लूप में कितना करंट होगा जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो 0 हो स्पीड पॉइंट कितना होगा 3/4 और डायरेक्शन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।